नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है सामान्य हिंदी मिक्स एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे एमसीक्यू के रूप में कवर करते हैं। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हम हिंदी की अच्छे से प्रैक्टिस इन क्लासेस के माध्यम से कर रहे हैं। ये हमारी हिंदी एमसीक्यू सीरीज की तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे जो आपसे प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर देखेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। साथ ही पूरे व्याकरण के ऊपर, लेखक साहित्य के ऊपर क्लासेस बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में एक और बात, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि कौन सी पुस्तक को एमसीक्यू के फॉर्मेट में शुरू करें। लगभग सभी दोस्तों ने कहा कि भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक को पहले एमसीक्यू के रूप में कवर किया जाए। अब एक चीज आपने और बतानी है कि हम सीरियल वाइज, जैसे हमने अजय सिंह रावत जी की पुस्तक को कवर किया, बलोदी जी की पुस्तक को कवर किया, उस तरह से कवर करें, या केवल जो सिलेक्टेड और केवल जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली बुक्स में नहीं है, केवल उन क्वेश्चंस को कवर करते हुए चले, या फिर A to Z कवर करते हुए चलें, जिसमें आपको सिंपल क्वेश्चन भी मिलेंगे, एडवांस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो किस तरह से चलना है, आपका जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे कल से या परसों से उस क्लास को भी शुरू यहाँ पे कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा। देखिए, छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर या लगातार काफी दिनों तक कष्ट देना या उसे परेशान करना। तो इसका सही क्या हो जाएगा, कष्ट पहुंचाना। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के नजदीक रहकर या किसी व्यक्ति के पास रहकर लगातार उसको परेशान करना या लगातार ऐसी चीजें करना जिससे उसको परेशानी हो, तब इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है कि यह व्यक्ति लगातार मेरी छाती पर मूंग दल रहा है। ठीक है, यानी कष्ट पहुंचा रहा है। अगला, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ये भी ज़्यादातर इस सीरीज में जो हम व्याकरण के सवाल देखेंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और शब्दावली जो हम देखेंगे वो शब्दावली मैक्सिमम आपकी ऐसी होंगी जो आपसे किसी न किसी पेपर में, ना केवल उत्तराखंड के एग्जाम में बल्कि दूसरे स्टेट्स के एग्जाम में भी हिंदी में आपसे पूछे गई हो। वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाते हैं कि किस टाइप के सवाल आपसे बनते हैं। उत्तराखंड के तो होंगे ही, उत्तराखंड हिंदी के ऊपर मास्टर वीडियो भी बना है, उनको भी यहाँ पे कवर करते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। साथ में अन्य स्टेट्स के भी। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अक्षम। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो कुछ करने की क्षमता रखता हो उसके लिए होता है सक्षम, और जो ना रखता हो उसके लिए अक्षम। जो बाकी के विकल्प हैं इनका भी जो उच्चारण है इसी से मिलता जुलता है। अक्षम में क्या होता है, जिसको क्षमा ना किया जा सके, यानी जो क्षमा के योग्य ना हो। अक्षमा क्या होता है, अक्षमा यानी क्षमा न करने का भाव। ठीक है, और अक्षय क्या होता है, जिसका कभी क्षय यानी नाश ना हो उसे कहते हैं अक्षय। ठीक है, मुद्रिका का पर्याय निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, मुद्रिका जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे अंगूठी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में बना हुआ है। मुद्रिका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका होता है अंगूठी। ठीक है, बंदरगाह की बात करें तो इसके जो पर्यायवाची हैं, जैसे पत्तन हो गया, पोर्ट हो गया, हार्बर हो गया, वो सारे। रुपया की बात करें, रुपया का पर्यायवाची मुद्रा होता है, मुद्रिका अंगूठी का है। इसके अलावा अर्थ हो गया, ये भी रुपया का ही पर्यायवाची शब्द है, संपत्ति, दौलत, धन, ये सारे। खड़ग की बात करते हैं तो तलवार, कृपाण, शमशीर, अस्सी, करवाल, ये सब किसके हैं, खड़ग के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में से किस वाक्य में चेतन के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, चेतन शब्द है आपके पास, चेतन शब्द का अर्थ क्या होता है।
चेतन का अर्थ होता है जिसमें चेतना हो, जिसमें ज्ञान हो या जो जीवित हो, जिसमें जीवन हो। ठीक है, इसमें किस में चेतन के सही विलोम शब्द का इस्तेमाल हुआ है? वृक्ष सभी सजीव हैं, यानी वृक्ष सभी जीवित हैं, सचेत हैं। यहां पर चेतन के पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो ये वाला गलत है। चालक को सदैव जागरूक रहना चाहिए, चेतन अवस्था में रहना चाहिए, उसी का पर्यायवाची है, ये भी गलत है। दुर्घटना के कुछ समय तक अचेत अवस्था में था, ये जो अचेत है ये चेतन का ही क्या है? एक विलोम शब्द है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि यह सभी जड़ पदार्थ हैं, यानी जड़ का अर्थ क्या होता है? जिसमें प्राण ना हो, जो निर्जीव हो, नॉन लिविंग हो, उसे कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो क्वेश्चन था आपसे एसएससी जीडी में पूछा गया, इसका जो सबसे सटीक आंसर था वो ऑप्शन डी है। अचेत को आपने नहीं करना है, यहां पर होगा जड़, कि यह सभी जड़ पदार्थ हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। इनमें से विलोम शब्द आपने चुनना है। देखिए, जागरण शब्द का विलोम क्या होता है? जागरण यानी जागने की अवस्था, जिसमें आप जागते हैं। सचेत, जिसमें आप जागे हुए हैं। जागना, जागरण का ही क्रिया हो गया। निद्रा, जिसमें नींद आ रही है, यही होगा। जागरण यानी जागना, निद्रा यानी सोने की अवस्था, तो ये इसका विलोम शब्द है, ऑप्शन सी। ठीक है, कंकण का तद्भव रूप क्या होगा? कंकण शब्द का तद्भव रूप होता है कंगन, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो कंकण है यह एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है कंगन। अगला, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम धर्म सम्मत कार्य कर रहे हो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम धर्म सम्मत यानी धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हो। सम्मत की सही वर्तनी आपने बतानी है। सम्मत को लिखा जाता है इस तरीके से, इसे ध्यान रखना। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यानी वो पढ़ने का काम कर चुका है, और ये जो सहायक क्रिया लगी है ये हमें बता रही है कि पढ़ने की जो क्रिया हुई वो अभी अभी जस्ट हुई है। तो जो काम भूतकाल में हुआ हो और ऐसा हमें भाव मिले कि वो काम भूतकाल में अभी अभी खत्म हुआ है, इसमें होता है आपका आसन्न भूत। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, यानी निकट भूतकाल में हुआ, अभी अभी खत्म हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। जब हमने काल के बारे में जाना था उसमें देखा था कि जब कोई क्रिया भूतकाल में हुई हो और ऐसा हमें भाव पता चले कि वो क्रिया अभी अभी हुई है, हाल ही में खत्म हुई है, तो वह क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है, सामान्य वर्तमान कब होता? कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, यानी अभी वो काम चल रहा है। संदिग्ध वर्तमान कब होता? कि लड़का पुस्तक पढ़ता होगा। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर है आसन्न भूत। मानक भाषा से क्या अभिप्राय है? देखिए, मानक भाषा से अभिप्राय है व्याकरण सम्मत एवं शुद्ध रूपेण प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, जिसमें व्याकरण के सभी नियमों का पालन होता है, शुद्ध रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, सर्वमान्य होती है, हर जगह इसकी स्वीकार्यता होती है। ठीक है, विभाषा को क्या कहते हैं? देखिए, विभाषा जो होती है इसे उपभाषा कहा जाता है। हिंदी क्षेत्रों में या हिंदी की जो उपभाषाएं बोली जाती हैं उनको कहते हैं विभाषा। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या था? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, उसे 3 कालखंड में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये आपके 1500 बीसी से लेकर के 500 ईसा पूर्व यानी 500 बीसी तक रहा। फिर आता है मध्यकालीन प्राचीन आर्य भाषा, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। और फिर आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक। तो 1500 बीसी से 500 बीसी तक प्राचीन, 500 बीसी से 1000 ईस्वी तक एडी तक आपका मध्यकालीन। आपसे मध्यकालीन पूछा है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ऑप्शन ए। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? देखिए, जो करेगा सो भरेगा, इसमें ये जो रेखांकित शब्द है जो और सो, ये किस प्रकार के शब्द हैं, कैसे शब्द हैं? ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम तो हैं, कैसे वाले हैं? संबंधवाचक सर्वनाम है।
संबंधवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो वाक्य के दो अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहां पर भी जैसी और वैसी क्या है, ये आपके सर्वनाम हैं। सर्वनाम के साथ किस प्रकार की विभक्ति प्रयोग की जाती है? लास्ट में भी हमने इसको देखा था, कारक वाले चैप्टर में भी देखा था। एक और एग्जाम में ये इस तरीके से पूछा गया कि सर्वनाम के साथ किस प्रकार की विभक्ति प्रयोग की जाती है। विभक्ति चिन्ह यानी कि कारक चिन्हों की बात कर रहा है, कारकों की बात कर रहा है। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि वे कारक जो संज्ञा के साथ लगते हैं, वे विभक्ति चिन्ह या वे कारक चिन्ह जो संज्ञा के साथ लगते हैं उनको विश्लिष्ट कहते हैं, और जो सर्वनाम के साथ लगते हैं उनको संश्लिष्ट कहते हैं। इसको और थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए संश्लिष्ट होता क्या है। संश्लिष्ट यानी जब कारक सर्वनाम के साथ लगकर आ जाएं, जैसे हमारे पास एक सर्वनाम है मैं, ठीक है, इसमें हमें ये वाला जो कारक है को कारक, इसको जोड़ना है। तो हम कभी मैं को तो नहीं लिखेंगे या मैं अलग लिखेंगे और को अलग, इस तरीके से तो नहीं लिखेंगे। हम इसको लिखते हैं इस तरीके से मुझको। तो मुझ यहाँ पे सर्वनाम, इसी में ये जुड़ गया, ठीक है, मैं का ही रूप हो गया। तो ये यहाँ पे जो कारक चिन्ह है वो सर्वनाम में ही जुड़ा होता है। जैसे आपने लिखा तुम, सर्वनाम है, इसमें हमें कारक चिन्ह ने जोड़ना है, तो इसमें क्या होगा, तुमने हो जाएगा। तो कारक चिन्ह सर्वनाम के साथ लग गया, इसलिए कहते हैं संश्लिष्ट। विश्लिष्ट यानी कि वो मूल शब्द से, जैसे संज्ञा के साथ से वो अलग होगा। जैसे हमने एक संज्ञा लिखा राम, संज्ञा हो गया, ठीक है, इसके साथ एक कारक चिन्ह जोड़ना है ने, तो यहां पे जो ये कारक है ये अलग ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कारक चिन्ह संज्ञा के साथ जोड़ते। तो जब संज्ञा के साथ कारक आता है तो वो अलग रहता है, इसे कहते हैं विश्लिष्ट। और जब सर्वनाम के साथ लगता है विभक्ति चिन्ह तो वो किस प्रकार का होता है, संश्लिष्ट। ठीक है, अगला, सर्वनामिक विशेषण किसके पहले या किसके बाद आते हैं? देखिए जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं, सर्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखिए सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सर्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम होते हैं जो विशेषण के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर इनका इस्तेमाल विशेषण के रूप में हो रहा है, और आप सभी जानते हैं विशेषण कहां पर आता है, संज्ञा के पहले आता है, ठीक है, संज्ञा के बाद भी आता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो जब सर्वनाम का इस्तेमाल, देखिए सर्वनाम कभी भी संज्ञा के साथ नहीं आता। हमने क्या पढ़ा है परिभाषा में, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अगर कहीं पर संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए तो वो सर्वनाम नहीं होगा, वो होगा सर्वनामिक विशेषण। जैसे हमने एक सर्वनाम लिखा यह, ठीक है, इसके बाद हमने लिख दिया घर। घर एक संज्ञा है, यह जो है ये विशेषता बता रहा है कि हम इस विशेष घर की बात कर रहे हैं। तो यह यहां पर ये क्या है, सर्वनाम नहीं है, ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम सर्वनाम का इस्तेमाल विशेषण के रूप में करते हैं तो वह सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर नहीं आता, संज्ञा के पहले आता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कामयानी किस प्रकार का काव्य है? जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध रचना है कामयानी, यह एक महाकाव्य है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध रचना में महाकाव्य कामयानी को ही माना जाता है। ठीक है, इसमें कितने सर्ग हैं, कितने चैप्टर हैं, ये भी पेपर में पूछा गया था। कामयानी में 15 अध्याय हैं, 15 चैप्टर हैं, 15 सर्ग हैं, जिस वजह से इसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा जो कामयानी है इसमें किस विषय में बात की गई है? देखिए कामयानी के अंदर जो विशेष पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं, उनके नाम क्या है, मनु, श्रद्धा और इरड़ा, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। तो बेसिकली कामयानी महाकाव्य जो है इसमें मानव सभ्यता के विकास यानी मनु, श्रद्धा, इनकी कहानियों को दर्शाया गया है। ठीक है, अगला, जहां प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? देखिए जहां पर प्रशंसा के बहाने निंदा की जाती है वहां पर व्याज निंग जो अलंकार होता है मौजूद होता है, या व्याज स्तुति भी इसको कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम एक ही है, ध्यान रखेंगे, एक ही अलंकार है दोनों, बस अलग अलग रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे व्याज निंद, यहां पर प्रशंसा के बहाने निंदा करी जाती है और व्याज स्तुति में निंदा के बहाने प्रशंसा
करी जाती है। तो जहां पर प्रशंसा के बहाने निंदा यानी व्यंग्यात्मक तौर पर कुछ कहा गया हो, ऐसे वाक्यों में व्याजनिंग अलंकार होता है। ये वाला क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर का सवाल है। अलंकारों में भी वो और ज्यादा डीप अलंकार आपसे पूछने लगा है। बहुत जल्द हो सकता है उत्तराखंड में भी आपको ऐसा ही पैटर्न देखने को मिले, क्योंकि जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ रहा है। तो एग्जामिनर भी कोशिश करता है कि मेरिट भी ज़्यादा हाई ना जाए। अगर 90 मेरिट जाने लगेगी तो पेपर के ऊपर और ज़्यादा सवाल उठेंगे। तो एग्जामिनर मेरिट को 70-75 के आसपास रखने का प्रयास करता है और उसी चक्कर में और ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कंपटीशन में छटनी और अच्छे से कर सकें, मेरिट को कम कर रख सकें, ज़्यादा बढ़ने से रोक सकें। ठीक है, निम्न मुहावरे का उचित अर्थ चयन करें। मुहावरा है आंखों के आगे नाचना। आंखों के आगे नाचने का जो अर्थ होता है हर समय याद रहना, यानी कोई व्यक्ति आपको बार बार याद आ रहा हो तो उस समय ये मुहावरा इस्तेमाल होता है कि वह व्यक्ति बार बार हमारी आंखों के सामने नाच रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब ये वाली पंक्ति भी आपसे पूछी गई। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, यानी आपका वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। तो यहां पर वचन की तुलना करोड़ों वज्र से करी गई है। जहां पर तुलना करी जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हमने कई बार देखा भी है जहां पर इस प्रकार का शब्द आ जाए, सम यानी तुलना बता रहा है कि उसके जैसा है, वहां पर हमेशा तुलना होती है और आपका उपमा अलंकार होता है। निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? देखिए, इनमें से कवितावली, विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की रचना है। रामचंद्रिका ये उनकी रचना नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। महाकवि केशवदास की ये रचना है रामचंद्रिका, तुलसीदास की रचना नहीं है। ठीक है, अगला, निम्न रचना और रचनाकार को सुमेलित करें। एक तरफ रचनाकारों के नाम है। सबसे पहला है कामयानी, सिंपल सा है, अभी आप बता देंगे, जयशंकर प्रसाद, यानी पहले का 2। सरोज स्मृति ये रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, यानी दूसरे का 1 हो जाएगा। वीणा ये जो रचना है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, यानी 4 हो जाएगा। और दीपशिखा ये महादेवी वर्मा की रचना है, यानी कि 3। तो 2, 1, 4, 3 आपका सही विकल्प यहां पर बना। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3 कहां पर है? ऑप्शन सी में यहां पर दिया हुआ है। यही हमारा उत्तर है, यही आपसे पूछा था। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। कई बार वो एक एक रचना भी पूछ लेता है कि दीपशिखा किसकी है, वीणा किसकी है, कामयानी किसकी है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर देखा। आज के वीडियो में हमने शब्दावली को लेकर के भी सवालों को देखा, ऐसी शब्दावली जो आपसे पेपरों में पूछी गई है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आगामी सीरीज़ को लेकर जो आपके सुझाव हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।